वेलकम टू ब्लैक बोर्ड। आज हम आपके साथ क्लास 12th के इन्वायरमेंट सेक्शन से बोर्ड एग्जामिनेशन में 2009 से लेके अब तक जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सबको डिस्कस करने जा रहे हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है क्योंकि आप इससे उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन में कुछ क्वेश्चंस तो ज़रूर ही आएंगे, साथ ही कम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप इस लेक्चर का पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो सिंपली हमारे इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर वहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे सोशल मीडिया पे कनेक्ट होना चाहते हैं तो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे इन आईडीज़ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धुंध फोटोकेमिकल स्मॉग जो होता है में निम्नांकित में से क्या पाया जाता है। जी हाँ, बता रहा है कि प्रकाश रासायनिक धुंध में जो चारों ऑप्शन इसमें से क्या मिलेगा। पहला है PAN, दूसरा है SO3, तीसरा है SO2, चौथा है CO2। तो इसमें ध्यान से जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। प्रकाश रासायनिक धुंध में PAN पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है क्वेश्चन, जल में ई कोलाई की अधिकता किसका सूचक है। मतलब जल में जो ई कोलाई होता है, ई कोलाई क्या होता है, तो एक बैक्टीरिया होता है जो साधारण रूप से बहुत ज़्यादा खतरनाक तो नहीं होता है, लेकिन इसके कुछ प्रकार ज़रूर से घातक हो जाते हैं। ये इंसानों के शरीर में भी पाए जाते हैं। तो कह रहा है कि ये जल में अगर इसकी अधिकता हो जाए तो वो क्या दिखाता है। ऑप्शन है पहला पानी का खारापन, दूसरा औद्योगिक प्रदूषण, तीसरा है वाहित मल जल प्रदूषण और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा इनमें से सभी, ऑप्शन डी। जी हाँ, अगर ई कोलाई बढ़ जाए तो समझ सकते हैं खरापन भी पानी का है, औद्योगिक प्रदूषण भी मिला हुआ है, वाहित मल जल, ये सभी चीज़ें उसमें पाई जाती है। तो सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी। और ध्यान रखेंगे खास करके बोर्ड एग्जामिनेशन में अगर ऐसा कुछ ऑप्शन होता है इनमें से सभी तो संभावना ज़्यादा होती है कि वही उसका आंसर होगा, लेकिन हाँ हर केस में ये सही नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है, नील हरित शैवाल किस खेत के लिए उपयोगी जैव उर्वरक है। नील हरित शैवाल लिखता है, कई जगह बीजी एल्गी भी लिख देता है, तो बात एक ही होता है। ऑप्शन है मक्का, गेहूँ, ईख और चावल। कई बार चावल के बदले धान भी लिखता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, धान या चावल। चावल की खेती के लिए जो बीजी शैवाल होते हैं या नील हरित शैवाल होते हैं वो एक बहुत अच्छे जैव उर्वरक का काम करते हैं। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं रह पाते हैं। ध्यान से, कोई भी क्वेश्चन में नहीं हो या हो अथवा हो उसको बहुत गौर से पढ़ते हैं। नहीं पाए जाते हैं, जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन है हाइड्रिला, दूसरा है ट्रोपा, तीसरा है निलंबी और चौथा है बबूल। इसमें कुछ करना नहीं है, बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। अब तो बबूल का पौधा वैसे भी देखते हुईएगा, इसको पानी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत कम पानी होता है, वहाँ भी ये आसानी से रह सकता है। अच्छा, पानी की ज़रूरत नहीं होने का मतलब ये नहीं कि इसको पानी चाहिए ही नहीं, काफ़ी कम पानी में भी ये सर्वाइव कर लेता है। इसीलिए इसका सही जवाब कौन सा होगा, ऑप्शन डी, बबूल। 5 नंबर क्वेश्चन है, कौन सा पिरामिड कभी उल्टा नहीं होता। आपको पता है कि पिरामिड जो बनते हैं चाहे वो बायोमास का बना है, चाहे एनर्जी का बना है, चाहे नंबर का बना है, तो संभावना काफ़ी होती है कि कोई उल्टा भी हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। लेकिन क्वेश्चन कर रहा है कौन सा कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ऊर्जा का। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं हो सकता है, क्योंकि एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक ऊर्जा का प्रवाह हमेशा पहले से घट जाता है, सिर्फ 10% होता है। इस तरीके से ऊंचे पोषण स्तर तक जाते जाते ऊर्जा का प्रवाह लगातार घटता है, ये कभी बढ़ नहीं सकता है। इसीलिए इसका पिरामिड हमेशा सीधा होता है, कभी भी उल्टा नहीं होता है। इस पर और डिटेल में आपको जानना होगा तो पिछले वीडियो में हमने इस पर डिस्कस किया है, आप एक बार प्लेलिस्ट चेक करके उसको देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है छठा, निम्नांकित में बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण कौन है। आपको पता है कि जो जैव विविधता संरक्षण होता है वो 2 प्रकार का मुख्यतः होता है, एक स्वस्थानीय, दूसरा बाह्य स्थानीय। स्वस्थानीय का मतलब जिस जगह पे सभी चीज़ें हैं वहीं पे उसका संरक्षण किया जाए, बाह्य स्थानीय मतलब उस जगह से हटा के किसी और जगह रखा जाए। तो कह रहा है कि बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण है, पहला ऑप्शन है पवित्र उपवन। जी नहीं, ये स्वस्थान है, क्योंकि पवित्र उपवन जहाँ होता है वहीं पे ये पाया जाता है और इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम है, जैसे मणिपुर में भी होता है, बिहार में भी होता है, मध्य प्रदेश में भी होता है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, ये भी स्वस्थानीय का उदाहरण है, लेकिन आपसे क्या पूछा गया है, बाह्य स्थानीय, ध्यान रखेंगे। तीसरा है बीज बैंक। जी हाँ, अभी पहुँचे सही जवाब पे।
जो बीज बैंक होता है वो बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण होता है, क्योंकि इसमें बीज को ले जाकर एक सुरक्षित जगह पे बहुत सी तकनीक की सहायता से हम बचाते हैं, उनको संरक्षित करते हैं, एक अच्छे जगह पे स्टोर करते हैं। इसीलिए बीज बैंक क्या होगा, इसका सही जवाब होगा बाह्य स्थानीय संरक्षण का उदाहरण होगा। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव आवर्धीकरण का कारण किसे माना जाता है? जी हाँ, जैव आवर्धीकरण का कारक कौन सा पदार्थ होता है जिसको किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस से हम पचा नहीं पाते हैं? इसका सही जवाब होगा, पहले ऑप्शन देखते हैं, ये है पारा, ये है डीडीटी, ये है ए और बी दोनों, ये है SO2। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। जी हाँ, पारा और डीडीटी दोनों ही जैव आवर्धीकरण का कारण माने जाते हैं, ये जैव आवर्धीकारक पदार्थ कहलाते हैं। 8वां है, निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज़ है? निम्नलिखित में से कौन संकटग्रस्त स्पीसीज़ है? ऑप्शन है अमरबेल, दूसरा है लेंटाना, तीसरा है नेपेंथिस और चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, नेपेंथिस। नेपेंथिस जो होता है वो एक संकटग्रस्त स्पीसीज है, और ये लिस्ट कौन तैयार करता है? तो ये लिस्ट तैयार करता है IUCN। ध्यान रहेगा, IUCN का जो रेड डेटा बुक होता है उसमें इसको अलग अलग खंडों में बांटा जाता है। तो नेपेंथिस क्या है, संकटग्रस्त स्पीसीज में आता है। 9 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा में pH कितना होता है? ऑप्शन है 7, 6, 5 और 4। तो ध्यान रखेंगे, परिभाषा अम्ल वर्षा का अगर आपको अच्छे से याद हो या फिर पिछला वीडियो आपने अगर देखा हो, तो अब मैंने बताया था कि अगर वर्षा के पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो वो क्या कहलाता है? अम्ल वर्षा कहलाता है। अब यहाँ 5.6 से कम दो ऑप्शन है, 5 भी है और 4 भी है, तो इसका राइट आंसर 5 भी हो सकता है और 4 भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप आंसर करेंगे ध्यान से देखते हुए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा गया है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा उल्टा पूछ दिया गया है, लेकिन इसका सही जवाब दोनों होगा, सी और डी दोनों। लेकिन अब से अगर क्वेश्चन ऐसा आता है तो आप इस तरीके से ही सोचेंगे, 5.6 से कम होगा तो अम्ल वर्षा कहलाएगा। 10 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा जलीय जंगली घास है? ऑप्शन है ट्रापा, हाइड्रीला, जलकुंभी और बी और सी दोनों। बी सी कौन? हाइड्रीला और जलकुंभी। तो ध्यान रखिएगा, जो तीनों है ना, ट्रापा, हाइड्रीला, जलकुंभी, ये तीनों जल में ही मिलते हैं, लेकिन ट्रापा जलीय पौधा है, वो घास नहीं है, जबकि हाइड्रीला और जलकुंभी जलीय जंगली घास होते हैं। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? दोनों होते हैं ना, तो ऑप्शन डी, बी और सी दोनों, हाइड्रीला और जलकुंभी दोनों। 11वां क्वेश्चन है, अपघटक कैसे होते हैं? मतलब उनकी प्रकृति को बताना है कि वो स्वपोषक होते हैं, ऑर्गेनोट्रॉप्स होते हैं, या परपोषक होते हैं, या इनमें से कोई नहीं। एंटी मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, परपोषक। जो अपघटक होते हैं, डीकम्पोजर्स जो तोड़ते हैं, डीकम्पोजर्स क्या होते हैं? परपोषक होते हैं, हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नांकित में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक होती है? आनुवांशिक रूप से सबसे ज़्यादा विविधता किस में देखी जाती है? सिर्फ भारत की बात की जा रही है। ऑप्शन है गेहूँ, दूसरा ऑप्शन है दाल, फिर चाय, फिर आम। तो याद कर लीजिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, आम। अब देखते हैं अपने घर के आसपास में ही देख लीजिए, आम की बहुत सारी प्रजातियाँ पाई जाती है। इसीलिए आनुवांशिक विविधता किसकी ज़्यादा होती है? भारत में खास करके आम की होती है। 13 नंबर क्वेश्चन है, मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन है नील हरित शैवाल, दूसरा ऑप्शन है प्रोटोजोआ, तीसरा है नेमाटोड्स, चौथा है गेहूं के पौधों का। तो सही जवाब होगा नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल, बीजी शैवाल या बीजी एल्गी, इसका उपयोग आप नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कर सकते हैं। अभी पहला या दूसरा क्वेश्चन मैंने बताया था, वहाँ भी कहा था कि नील हरित शैवाल का उपयोग नाइट्रोजन स्थिरीकरण में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, पादपों में एम्फीबियन किससे संबंधित होता है? अच्छा, एम्फीबियन का हिंदी होता है उभयचर, लेकिन कई बार एग्जाम में उभयचर नहीं लिखता है, एम्फीबियन ही लिख देता है, जैसे यहाँ लिखा गया है। तो पादपों का एम्फीबियन किसे कहते हैं? तो ऑप्शन आप हमेशा याद रखिएगा, ये फर्स्ट ईयर का क्लास 11th बायोलॉजी का ये क्वेश्चन है, लेकिन 12th में पूछा गया था, ब्रायोफाइट्स। जी हाँ, पादपों का एम्फीबियन किसे कहेंगे? ब्रायोफाइट्स को कहेंगे। अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? चरम समुदाय मतलब क्लाइमैक्स कम्युनिटी वो होती है जो पर्यावरण के साथ अपना सामंजस्य बिठा के लंबे समय तक वहाँ जीवित रहती है। तो ये कहाँ होते हैं? जहाँ क्या होता है? क्षेत्र संतुलित हो जाता है। ठीक है, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, संतुलित क्षेत्र में ही चरम समुदाय पाया जाएगा। संक्रमण क्षेत्र में चरम नहीं होते हैं, ना ही नग्न भूमि पर चरम होते हैं।
ठीक है। तो जब पहली बार इन्वेजन होता है, कोई प्रजाति किसी बिल्कुल खाली जगह पे जाती है, तो वो कभी भी संतुलित अवस्था में नहीं आती है। लेकिन जो सबसे आखिरी फेज़ होता है, जब प्रकृति में संतुलित अवस्था आता है, तब जाकर जो कम्युनिटी बचती है वहाँ पे वो क्या कहलाती है? चरम समुदाय कहलाती है। 16 नंबर क्वेश्चन है, किसी खास समय और स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? मतलब एक खास समय दे दिया गया, जैसे 1 साल का कोई भी समय, और एक जगह बता दिया गया, तो वहाँ जितनी मृत्यु होगी उसको क्या बोलेंगे? ऑप्शन है नेटेलिटी, दूसरा है मॉर्टेलिटी, तीसरा है माइग्रेटरी और चौथा है इंटेग्रिटी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा मॉर्टेलिटी, ऑप्शन बी मॉर्टेलिटी। ठीक। 17 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किससे बनता है? प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा किससे बनता है? पहला क्वेश्चन ही था कि उसमें पूछा था कि प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा में क्या पाया जाता है, तो मैंने बताया था PAN पाया जाता है, लेकिन और भी तो चीज़ें होती है। तो ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, पैन और धुआं। दूसरा है ओजोन, पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तीसरा है ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। चौथा है सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओजोन, पैन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये प्रकाश रासायनिक धूम कोहरा में पाए जाते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन है, मनुष्य में हिम अंधता का मुख्य कारण क्या होता है? हिम अंधता, जिसमें कॉर्निया में जलन सी होने लगती है हिम अंधता के केस में, तो ये इसका कारण क्या है? तो इसका सही कारण है UV बीटा का अवशोषण। जब पराबैंगनी किरणों में जो 3 प्रकार होती है ना, इसमें बीटा किरण का जब अवशोषण आँखों से हो जाता है, तब हिम अंधता का शिकार आदमी हो जाता है। यह भी क्वेश्चन हमने पहले के MCQ सीरीज़ में डिस्कस कर लिया है, इसलिए कह रहे हैं कि एक बार उनको भी ज़रूर से आप लोग प्लेलिस्ट से देख लीजिएगा। 19 नंबर क्वेश्चन है, ओजोन की मोटाई मापी जाती है? ओजोन की मोटाई मापी जाती है। बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन है। ऑप्शन है डॉप्सन इकाई, दूसरा है अरब इकाई, तीसरा है पास्कल इकाई, चौथा है एंटी नन ऑफ दिस। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, डॉप्सन इकाई। जी हाँ, ओजोन की मोटाई हम मापते हैं डॉप्सन इकाई में। 20 नंबर क्वेश्चन है, कुल जैव विविधता हॉटस्पॉट या तप्त स्थल की संख्या कितनी है दुनिया भर में? दुनिया भर में जो तप्त स्थल है वो कितने हैं? ऑप्शन कह रहा है 25, दूसरा है 9, तीसरा है 34 और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 34। पूरी विश्व में 34 हॉटस्पॉट या तप्त स्थल पाए जाते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस है? बताना है कि किस गैस का प्रभाव ग्रीन हाउस के रूप में होता है, हरितगृह प्रभाव में उसका योगदान होता है। ऑप्शन है मीथेन, दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, चौथा है ऑल। तो ये तो वैसे ही आपको याद होगा क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले MCQ में कई बार आ चुका है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऑल। इनमें से सभी गैसेस, चाहे मीथेन हो, चाहे CO2 हो, चाहे CFC हो, सभी के सभी क्या हैं? तो ग्रीन हाउस गैस में इनका योगदान, ग्रीन हाउस गैस है, ग्रीन हाउस में इनका योगदान होता है। 22 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन पौधा जलोद्भिद है? ठीक है, कौन सा पौधा जलोद्भिद है, हाइड्रोफाइट्स है? ऑप्शन है सिंघाड़ा, दूसरा नागफनी, तीसरा शीशम, चौथा एकेसिया। ध्यान रखेंगे, इस तो आसानी से आप लोग बना सकते हैं। जैसे नागफनी है, शीशम है, एकेसिया, ये सभी सूखे जगह पे होते हैं जहाँ पानी की कमी होती है। लेकिन सिंघाड़ा ये हमेशा जल से निकाला जाता है। जो सिंघाड़ा बाज़ारों में बेचा जाता है ना, ये जल से प्राप्त किया जाता है, इसलिए सिंघाड़ा इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ये जलोद्भिद होता है। 23 नंबर क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन है 5 जून, 20 दिसंबर, 15 मार्च और 7 जुलाई। इसका सही जवाब होगा 5 जून। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 24 नंबर, रेड डेटा बुक में सम्मिलित होते हैं। बताना है कि रेड डेटा बुक में सम्मिलित कौन होते हैं। पहला ऑप्शन है विलुप्त पौधे, दूसरा है दुर्लभ पौधे, तीसरा है आपत्तिग्रस्त प्राणियों की सूची, चौथा है ऑल मतलब सभी। तो ये सिंपल क्वेश्चन है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, सभी। इनमें से सभी रेड डेटा बुक में शामिल होते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूँ, उसका आंसर आप लोग कमेंट में करिएगा कि रेड डेटा बुक कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनाती है और इसको लॉन्च करती है। ठीक, ये क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है, जनसंख्या अधिक होने से क्या होता है? अगर किसी खास भौगोलिक क्षेत्र में एक खास समय में जनसंख्या काफ़ी बढ़ जाए तो उससे क्या होगा? ऑप्शन है आय में कमी, दूसरा है ज़मीन में कमी, तीसरा है खनिज पदार्थ की कमी, चौथा है इनमें से सभी। तो देखिए, अगर जनसंख्या लगातार बढ़ेगी, इसका अर्थ है कि बच्चे और बूढ़ों की जनसंख्या भी बढ़ेगी।
अर्थात वहाँ पे प्रति व्यक्ति आय में क्या होगी, कमी आएगी। दूसरा है ज़मीन में कमी, जी हाँ संभव है बंटवारे के हिसाब से देखा जाए तो, क्योंकि ज़मीन तो वैसे घटता नहीं है बढ़ता भी नहीं है, लेकिन अगर एक एक आदमी के हिसाब से देखा जाए तो जो जोत की संख्या है पर हेड एक आदमी के ऊपर वो घटते चला जाएगा, क्योंकि ज़मीन जनसंख्या के हिसाब से बढ़ थोड़े रहा है। तीसरा है खनिज पदार्थ की कमी, ये भी सही बात है, इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी सभी। जनसंख्या अधिक होने से ये सभी प्रभाव देखने को मिलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह होता है। ऑप्शन है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन तो अगर आपको नहीं पता है तो फिर इन्वायरमेंट पढ़ना ही बेकार है, फिर भी नहीं पता है तो पिछला लेक्चर जाकर देख लीजिए, वहाँ मैंने अच्छे से डिटेल में करके इसको बताया है। इसका सही जवाब होगा एक दिशीय। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है, ये कभी भी द्विदिशीय या बहुदिशीय नहीं हो सकता है। जैसे घास से ऊर्जा का प्रवाह बकरी की तरफ हो सकता है, लेकिन बकरी से ऊर्जा का प्रवाह घास में वापस नहीं हो सकता है, इसलिए हमेशा ये एक दिशीय होता है। 27 नंबर क्वेश्चन है, गैंडा अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन है असम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है यूपी, चौथा है बिहार। तो इसका सही जवाब होगा असम। असम जो होता है वो गैंडा के लिए ख़ास तौर पे फेमस है, जैसे मानस हो गया, ये सभी जो होते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में गैंडा पाए जाते हैं, इसीलिए इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन ए। 28 नंबर क्वेश्चन है, WHO के द्वारा ध्वनि प्रदूषण का कौन सा मानक सही है। WHO मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। जी हाँ, इस क्वेश्चन को भी पिछले MCQ में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ मैंने पूरा एक ग्राफ दिखाया था, पूरा चार्ट दिखाया था कि किस एरिया में दिन में या रात में प्रदूषण का स्तर के लिए कितना मेजरमेंट WHO ने डिसाइड किया है, तो वहाँ चेक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के लिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 45 डेसिबल। 45 डेसिबल का मानक निर्धारित किया गया है किसके द्वारा, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के द्वारा। 29 नंबर क्वेश्चन है, अम्लीय वर्षा का कारक होता है। ऑप्शन कह रहा है CO एंड CO2, दूसरा है NO2 एंड SO2, तीसरा है CO2 एंड NO2, चौथा है N2 एंड NO3। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी NO2 एंड SO2। इन दोनों के कारण अम्लीय वर्षा होता है। एक क्वेश्चन जो अभी इसी लेक्चर में मैंने बताया है, फिर भी आप कमेंट में मुझे बताइए कि अम्ल वर्षा का pH मान कितना से कम होना चाहिए, जरूर से आंसर करिए। तीसरा क्वेश्चन है, लाइकेन सूचक होता है। आपको पता है लाइकेन जो है ना एक बायोलॉजिकल इंडिकेटर है, एक जैव सूचक होता है, प्रदूषण को सूचित करता है। लेकिन किस प्रकार के प्रदूषण को, पहला है CO2 प्रदूषण को, दूसरा है SO2 प्रदूषण को, तीसरा CO प्रदूषण को, चौथा जल प्रदूषण को। तो इसका सही जवाब होगा SO2 प्रदूषण को। सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण को इंडिकेट करता है कौन सा, तो लाइकेन इंडिकेट करता है। 31 नंबर क्वेश्चन है, मानव साधारणतः ध्वनि तीव्रता सहन कर सकता है, कितना का सहन कर सकता है। ऑप्शन है 20 से 30 डेसिबल, दूसरा है 80 से 90 डेसिबल, तीसरा है 120 से 130 डेसिबल, चौथा है 140 से 150 डेसिबल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 20 से 30 डेसिबल। इतना का ध्वनि इंसान सहन कर सकता है आसानी से। जैसे आप लोग हेडफोन अभी यूज़ कर रहे होंगे या हेडफोन यूज़ करते होंगे, ईयरबड्स भी यूज़ करते होंगे, तो वहाँ से जो ध्वनि आती है वो मोटा मोटी 20 से 25 डेसिबल तक की अधिकतम आवाज़ आपको देती है, जिससे अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन है, गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है किसके लिए। ऑप्शन है हिरण, दूसरा है सिंह, तीसरा है चीता, चौथा है पक्षी। पक्षी तो देखिए ये तो बहुत कॉमन चीज़ हो गया, तो ये तो होगा नहीं। हिरण, सिंह और चीता। चीता भारत में पाया नहीं जा रहा है, हम इसको दूसरे देशों से भारत में वापस से लाने की बात कर रहे हैं, तो बच गया हिरण और सिंह। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सिंह। और इसमें भी बिल्कुल प्रिसाइज आंसर किया जाए तो एशियाटिक लायन, एशियाई सिंह के लिए गिर राष्ट्रीय उद्यान विख्यात है। और ये कहाँ है, तो ये है गुजरात में। जी हाँ, गुजरात राज्य के में ये पड़ता है गिर राष्ट्रीय उद्यान, जो एशियाई सिंह के लिए, शेर के लिए फेमस होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, डोडो है। डोडो एक पक्षी है एक्चुअली, तो बताना है कि वो किस प्रकार का है, विलुप्त है कि संकटग्रस्त है कि आपत्तिग्रस्त है कि इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब होगा विलुप्त है। मतलब डोडो पहले पाया जाता था, डोडो पक्षी, लेकिन अभी डोडो पक्षी की आबादी नहीं है, वो विलुप्त हो चुका है, एक्सटिंक्ट हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। 34 नंबर क्वेश्चन है, SO2 प्रदूषण का सूचक होता है। जी हाँ, ये क्वेश्चन जस्ट मैं अभी डिस्कस करके आ रहा हूँ, इसीलिए इसका आंसर मैं नहीं बताऊँगा, आप खुद से सोच लीजिए। SO2 प्रदूषण का सही सूचक है शैवाल, लाइकेन, कवक और इनमें से सभी। आप इसका आंसर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 नंबर।
निम्न में से कौन कीटभक्षी पौधा है? ऑप्शन है ड्रोसेरा, नेपेंथिस, ए और बी, और इधर हाइड्रिला है। तो ध्यान रखिएगा, ड्रोसेरा तो होता ही होता है और नेपेंथिस भी होता है कीटभक्षी। नेपेंथिस को ही पिक्चर प्लांट या घटपर्णी कहते हैं। इसका ही दूसरा नाम घटपर्णी या पिक्चर प्लांट का दूसरा नाम होता है नेपेंथिस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों, मतलब ड्रोसेरा और नेपेंथिस दोनों ही कीटभक्षी पौधे की सूची में आते हैं। 36 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि की इकाई होती है। ऑप्शन है डेसिबल, दूसरा है डाप्सन, तीसरा है पास्कल, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आपको याद होना चाहिए, क्योंकि अभी हम पढ़ रहे थे कि WHO ने कितना ध्वनि का मापन रखा हुआ है। तो मैंने बताया 45 डेसिबल। इंसान कितना सहन कर सकता है साधारणतः? तो 20 से 25 या 30 डेसिबल। तो आप समझ गए होंगे कि ध्वनि की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। 37 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान मशहूर है। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस चीज़ के लिए मशहूर है, ये बताना है। पहला है पक्षियों के लिए, दूसरा है घड़ियाल या मगर मतलब मगरमच्छ के लिए, तीसरा है गैंडा के लिए, चौथा है बाघ के लिए। तो इसका सही जवाब होगा बाघ के लिए। जो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है वो बाघ के लिए मशहूर है। और याद रखेंगे, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में है। कान्हा हो गया, पाना हो गया, पेंच हो गया, ये सभी, बांधवगढ़, ये सभी मध्य प्रदेश में पड़ते हैं। ठीक है। 38 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिक तंत्र शब्द का उपयोग का श्रेय किसे दिया जाता है? ऑप्शन गार्डनर को, दूसरा ओडम को, तीसरा टॉन्सली को और चौथा वर्मिंग को। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, टॉन्सली को। पारिस्थितिकी तंत्र का शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था टॉन्सली ने। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ आप समझ गए होंगे कि जो हमने MCQ सीरीज आपको यहाँ YouTube पे करवाया है वो कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर क्वेश्चन उन्हीं MCQ से पूछा गया है। अभी हम जो भी डिस्कस कर रहे हैं ये पहले बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा हो सके। 39 नंबर क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन संबंधित है। ऑप्शन है वृक्ष लगाने से, दूसरा है मनुष्यों द्वारा वृक्ष काटने से बचाने से, तीसरा है तंबाकू छोड़ने से, चौथा है इनमें से सभी। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। मनुष्य जो वृक्ष काट रहे थे, इससे वृक्षों को बचाने के लिए चिपको आंदोलन शुरू किया गया था। आप मुझे बताएंगे कमेंट करके कि किसने शुरू किया और किस राज्य में शुरू किया गया था। जी हाँ, किसने शुरू किया था चिपको आंदोलन और किस राज्य में ये सबसे ज़्यादा प्रभावी था? इस दोनों क्वेश्चन का आप आंसर मुझे कमेंट में करिए। 40 नंबर है, बायोगैस में होते हैं। जो बायोगैस होते हैं उसमें कौन से होते हैं? CO2, H2S, CH4 या इनमें से सभी? CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2S मतलब हाइड्रोजन सल्फाइड, CH4 मतलब मीथेन, D ऑल मतलब सभी। तो ध्यान रखिएगा, अगर पूछता है कि बायोगैस का मुख्य घटक क्या है, तब तो हो जाएगा CH4, क्योंकि बायोगैस में सबसे ज़्यादा CH4 पाया जाता है, मीथेन। लेकिन पूछता है कौन सा पाया जाता है, तो ये तीनों पाया जाता है। CO2 भी होता है, H2S भी होता है और मीथेन भी होता है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डी, सभी। बायोगैस में ये सभी पाए जाते हैं। लेकिन ध्यान से फिर बता रहा हूँ, अगर पूछेगा मुख्य घटक कौन सा होता है, तब इसका आंसर होगा CH4 या मीथेन। एक ही बात हुआ। 41 नंबर क्वेश्चन है, पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, डेट बताना है। 5 जून को, 5 दिसंबर को, 6 जनवरी को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 5 जून को। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे होते हैं। हरे पौधे क्या होते हैं? तो पहला है उत्पादक, दूसरा है उपभोक्ता, तीसरा है अपघटक, चौथा है एंटी मतलब नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, उत्पादक। पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे हमेशा उत्पादक का काम करते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन है, सही आहार श्रृंखला है, बताना इसमें कौन सा आहार श्रृंखला सही है। पहला है घास, फिर है गेहूँ, ये तो ऐसे ही गलत हो गया क्योंकि गेहूँ घास पर निर्भर नहीं रहता है। दूसरा है घास, बकरी, शेर, ये सही है क्योंकि शेर बकरी पर निर्भर करता है और बकरी घास पर निर्भर करती है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी। तीसरा चौथा ऑप्शन भी चेक कर लीजिए, बकरी के बाद गाय, गाय बकरी पर डिपेंड थोड़े रहती है, तो तीसरा भी गलत है। चौथा घास के बाद मछली, ये तो ठीक है कि मछलियाँ, कुछ शाकाहारी मछलियाँ होती है जो छोटे छोटे घासों को खा जाती है, लेकिन बकरी मछली नहीं खाती है, मतलब 4 ऑप्शन गलत है। तो 1, 3, 4 गलत है, तो सही क्या हो गया? दूसरा। 44 नंबर क्वेश्चन है, गिर अभयारण्य प्रसिद्ध है, बताना है गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है चिड़िया, घड़ियाल,
शेर और गैंडा। मैंने अभी बताया था कि गिर अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है, तो शेर के लिए प्रसिद्ध है, और उसमें भी कौन से शेर, तो जो खासकर एशियाई शेर होते हैं उनके लिए प्रसिद्ध है। अभी आप मुझे बताइए कि ये किस राज्य में पड़ता है। 45 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, निम्न में कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, बताना है कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ऑप्शन पहला है CH4, दूसरा है CFC, तीसरा है CO2, चौथा है नाइट्रोजन। तो आपको पता है CH4 ग्रीन हाउस गैस है, CFC भी ग्रीन हाउस गैस है और साथ साथ ओजोन चरण को भी नुकसान करती है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, प्रबल ग्रीन हाउस गैस है। चौथा है नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैस नहीं होता है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, नाइट्रोजन। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा इसमें जो CH4 है ना, इस क्वेश्चन के हिसाब से नाइट्रोजन सही है, लेकिन CH4 सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रीन हाउस गैस होता है, सबसे ज़्यादा प्रभाव डालता है। लेकिन मात्रा के हिसाब से देखी जाए तो चूंकि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड CH4 से ज़्यादा है, इसलिए ग्रीन हाउस गैस में भी योगदान CO2 का ज़्यादा होता है। 46 नंबर क्वेश्चन है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, सॉरी प्रसिद्ध है, किसके लिए बताना है, चिड़िया के लिए, गैंडा के लिए, बाघ के लिए, घड़ियाल के लिए। तो ऑप्शन होगा C, बाघ के लिए। आज के दिन ही ये शायद दूसरी या तीसरी बार क्वेश्चन आ गया, रिपीट हो रहा है, बार बार ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो सही जवाब होगा ऑप्शन C, बाघ के लिए। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बाघ के लिए फेमस है, और ये कहाँ पे है, तो मध्य प्रदेश में ये लोकेटेड है। 47 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ता त्वचा कैंसर और उत्परिवर्तन दर की अधिकता किसके कारण होती है। ठीक है, अभी देख रहे हैं डे बाय डे दोनों चीज़ें काफ़ी ज़्यादा देखी जा रही है, जैसे उत्परिवर्तन हो गया या फिर त्वचा कैंसर हो गया, ये रेट काफ़ी बढ़ रहा है। तो किसके कारण बढ़ रहा है, अम्ल वर्षा के कारण हो रहा है, कि ओजोन क्षरण के कारण हो रहा है, कि CO2 कार्बन डाइऑक्साइड प्रदूषण से हो रहा है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण से हो रहा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, ओजोन क्षरण। ओजोन क्षरण हो रहा है जिससे अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें हमें सीधी हम पे लग रही है, जिसके कारण त्वचा कैंसर भी बढ़ रहा है और उत्परिवर्तन दर भी लगातार बढ़ रहा है, इसलिए सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अभी हमने 2009 से लेके अब तक जो भी क्वेश्चन इन्वायरमेंट सेक्शन से पूछे गए हैं सबको डिस्कस कर लिया, टोटल 47 क्वेश्चन है। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अनुमान कर सकते हैं कि नेक्स्ट सेशन में भी, नेक्स्ट एग्जाम में इससे 10 से 15 क्वेश्चन वापस से पूछे जाएंगे, इसलिए इस सेक्शन को अच्छे से तैयार रखिएगा। अभी अगर आपने पिछला लेक्चर सब नहीं देखा है तो एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्पफुल होने वाली है। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच।